Yes, class. Very, very good morning, all of you. So, स्टूडेंट, कल हम लोगों ने देखा कि हमारा जो पेपर नंबर 16 है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, इसको किया गया है टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड। एक पार्ट है कॉस्ट से रिलेटेड एंड दूसरा पार्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो आपका सेकंड वाला पार्ट है वो है पूरा का पूरा रिलेटेड आपके जो आपने इंटर में ग्रुप 2 के अंदर ओएम पढ़ी है उससे रिलेटेड। तो अगर मैं कॉस्ट के बारे में बात करूं तो कॉस्ट वाला पार्ट हमने बोला कितने मार्क्स का, 60 मार्क्स का कवर किया जाता है। तो उस 60 मार्क्स के अंदर मैं आप लोगों को सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं उसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला पार्ट। देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारे सिलेबस कंटेंट के अंदर जो ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर काउंट हो रहा है। मॉड्यूल 4 जो है टोटल है 10 मार्क्स का, जिसके अंदर हमें 3 चैप्टर से डील करनी है। सबसे पहला है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सेकंड नंबर पे जस्ट इन टाइम, इसी के साथ एक और चैप्टर कवर अप है थ्रूपुट अकाउंटिंग। थ्रूपुट अकाउंटिंग ये भी इसी के साथ क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। एग्जाम के अंदर अधिकतर ट्रेंड देखा गया है कि अगर 10 टाइम क्वेश्चंस की बात की जाए तो 7 टाइम हमारा आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, राइट। तो हम लोग आज से शुरुआत भी किसकी कर रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की ही। देखिए, अगर मुझे मार्केट में किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को सेल करना है तो सेल प्राइस कितना होगा उसकी डिपेंडेंस होती है दो चीजों के ऊपर, एक डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर। देखिए, अगर मुझे मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है और उसके लिए मुझे चाहिए सेल प्राइस, तो सेल प्राइस का जो एस्टिमेशन लिया जाता है वो किया जाता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अगर मैं कॉस्ट के बारे में बात करूं तो हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से पढ़ा है कि जो कॉस्ट होती है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के एलिमेंट्स के बारे में बात की जाए तो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर कैटेगरी में आता है सबसे पहले मटेरियल, उसके बाद कैटेगरी के अंदर आता है लेबर, उसके बाद कैटेगरी के अंदर आते हैं एक्सपेंसेस। अगर मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बातचीत करूं तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग कहते हैं ओवरहेड्स, और हमारे पास 3 तरीके के ओवरहेड्स होते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री, उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम कस्टमर से कॉस्ट वसूलने के लिए जाते हैं, क्योंकि सेल प्राइस के लिए कॉस्ट को भी वसूल करोगे, साथ में क्या वसूल करोगे, प्रॉफिट भी लोगे उसके ऊपर। तो जैसे ही आप उससे कॉस्ट की बातचीत करते हैं तो आपके मन में दो बातें आती हैं। इसके अंदर एक तो डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडेड है, दूसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडेड है। डायरेक्ट कॉस्ट तो हम लोगों को पर यूनिट अवेलेबल रहती है, और ये कॉस्ट हमेशा हमें बिफोर प्रोडक्शन पता रहती है कि पर यूनिट के ऊपर कितने रुपए का खर्चा होने वाला है, राइट। बट जैसे ही इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात की जाती है या फिर मैं कहूं ओवरहेड्स की, इसके अंदर हमें पर यूनिट वाइज कुछ भी पता रहता नहीं है, क्योंकि इस कॉस्ट का पता हम लोगों को लगता है आफ्टर
प्रोडक्शन, और पता भी चलती है तो किस अकॉर्डिंग, पर ग्रुप वाइज, पर बैच वाइज पता लगती है। इसका पता रहता है आफ्टर प्रोडक्शन एंड पर ग्रुप वाइज। हम लोग कॉस्ट को कैटेगराइज करते हैं इस अकॉर्डिंगली, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं 90s की। कोई भी कंपनी जब अपना बिजनेस करती थी तो सबसे पहला उसका फोकस केवल रहता था डायरेक्ट कॉस्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में एक ही चीज चलती थी कि किसी भी तरीके से अगर हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट को कम कर देंगे तो हमारी कॉस्ट का क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन हो जाएगा। अगर मेरी डायरेक्ट कॉस्ट कम हो गई तो ओवरऑल मेरी सारी की सारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट तो ऑटोमेटेड ही क्या रहती है, कम रहती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट कम रहती है कैसे भाई? 90s के अंदर क्या एडवर्टीजमेंट प्रॉपर वे में होते थे? बिल्कुल भी नहीं होते थे। 90s की बात कर रहा हूं। हाँ, 92, 93, 94 के बाद एडवर्टीजमेंट होना बहुत ज्यादा स्टार्ट हुए। जैसे ही इंडिया के अंदर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखिए लक्स सोप से। जितनी भी मिस यूनिवर्स इंडिया के अंदर बनकर के आई, सबसे एड मिस यूनिवर्स के किसने करवाए? लक्स ने करवाए। एड फिक्स है, क्या करना है, नेचर के अंदर लेकर के जाके वो लक्स सोप का क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं। और किससे करवा रहे हैं? जो कि उस टाइम पे क्या बनकर के आई है, मिस यूनिवर्स बनकर के आई है। शुरुआत की थी प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, उसके बाद अनुष्का भी आई, उसके बाद कटरीना, इन सबसे ऐड करवाए गए। ये एक ऐड के पहले जितना अमाउंट चार्ज करते थे, आज के टाइम पे तो एक एक ऐड के करोड़ों रुपए लिए जाते हैं। करोड़ भी 1-2 करोड़ नहीं, 10 से 12 करोड़ रुपए लिए जाते हैं। इवन अब तो मॉडल आ चुका है शेयरिंग का, कि अगर आपको मुझसे ऐड करवानी है तो जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का मुझे क्या देना पड़ेगा, परसेंटेज देना पड़ेगा। मैं आपके लिए प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करने को तैयार हूं। बेस्ट एग्जांपल प्यूमा, विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर था, 23% स्टेक ले रखा था प्यूमा से, 8 साल तक काम किया। अब प्यूमा का साल साथ छोड़ा, जिस दिन छोड़ा उसी दिन उसकी सेल के अंदर 50% की गिरावट। अल्टीमेट उसको जो 20% आप स्टेक दे रहे हो, वो प्रोडक्ट के सेल होने से पहले दे रहे हो या सेल होने के बाद दे रहे हो? प्रोडक्ट आपने तो डिसीजन ले लिया, तो ओवरऑल प्रोडक्ट से जब सेल हो जाएगा तो उसकी कॉस्ट का डिवाइडेशन किया जाएगा कि पर यूनिट के ऊपर विराट कोहली को कितना परसेंट शेयर किया गया, सेल के बाद या सेल के पहले। सेल होने के बाद पता लगेगा। लेकिन प्रोडक्ट बना तो बनने वाली कॉस्ट तो प्रोडक्शन से पहले ही पता लग चुकी थी आपको कि 1 यूनिट पे कितने रुपए की कॉस्ट लगेगी। मुझे शूज बनाने हैं तो शूज के अंदर कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर लगेगी, कितने एक्सपेंसेस लगेंगे, वो मुझे पहले से ही पता है। लेकिन उसकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितनी आएगी, उसके अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कितना आएगा, इसका पता नहीं लग सकता। इसका पता प्रोडक्शन से पहले नहीं लगेगा। जब प्रोडक्ट सेल हो जाएगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसका अलोकेशन करूंगा, इतना इतना अलोकेट किया जाएगा। बात आई समझ में? बेस्ट एग्जांपल आपको दिया मैंने सेलिंग का, ऐसा ही है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन जब मैं कॉस्ट के बारे में बात करता हूं तो कॉस्ट का बिफोर प्रोडक्शन हमें पूरा का पूरा क्या करना होता है, एस्टिमेशन करना होता है। आफ्टर प्रोडक्शन तो करोगे नहीं, आफ्टर सेल नहीं करोगे, उससे पहले ही क्या करोगे, एस्टिमेशन करोगे। क्योंकि पूरी कॉस्टिंग किसके बिहाफ पे चलती है, एस्टिमेशन के बिहाफ पे चलती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट को तो पर यूनिट वाइज रिकवर कर लिया जाता है, लेकिन जैसे ही इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात आती है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट की जब रिकवरी की जाती है तो यहां पर पहले एक मेथड चला करता था जिसका नाम है ट्रेडिशनल मेथड। अब ये ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है? इनका कहना है कि भैया आपने कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया, इस प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चर किया तो 2 प्रोडक्ट आए थे, एक आया ए, एक आया बी। एक ही आपने बनाई, 1 की आपने बनाई, 1 की आपने बेची, 1 की आपने खरीदी, 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 1 की आपने बेची, 1 की आपने खरीदी,
20,000 यूनिट्स एंड बी की आपने बनाई 12,000 यूनिट्स। इनके अंदर जो डायरेक्ट कॉस्ट लगी है, जो एस्टिमेटेड डायरेक्ट कॉस्ट है, वो है इसकी 2,40,000 और इसकी है 1 लाख रुपए। इसके बाद इन प्रोडक्ट के अंदर लगे ओवरहेड्स जिनका अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया। तो जैसे ही ओवरहेड्स के बारे में बात आई, ओवरहेड्स में सबसे पहले लगा जहां पे प्रोडक्शन हुआ वहां का रेंट, वो लगा है 50,000 रुपए का। उसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए जो कि लगे हैं 1 लाख रुपए के। मेरे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ टेलीकॉलर काम कर रहे थे, उस टेलीकॉलर की एडमिनिस्ट्रेशन को जो और ऑफिस के अलग से जो चार्जेस लिए गए, वो टोटल चार्जेस लिए गए हैं 1,30,000 के। राइट? एंड मैंने जो सेलिंग एक्सपेंसेस किए वो किए 50,000 के। टोटल ओवरहेड का खर्चा हो रहा है 3,30,000 का। अब मुझे पता करना है कि मेरा जो प्रोडक्ट ए है, उस प्रोडक्ट ए की और प्रोडक्ट बी की टोटल कॉस्ट कितनी है। टोटल कॉस्ट का अगर कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले मुझे चाहिए डायरेक्ट कॉस्ट, जो कि पर यूनिट वाइज हमें पता थी। इसकी पर यूनिट लगी है अप्रोक्सीमेट 20 रुपए की, 12 रुपए की, और इसकी लगी है 8.33, अप्रोक्सीमेट 8.33 पता थी। तो मैंने इसकी डायरेक्ट कॉस्ट बताई 2,40,000 रुपए की, बिकॉज ये मेरे पास पर यूनिट अवेलेबल था, तो और डिस्ट्रीब्यूशन करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी क्योंकि मेरे पास पहले से ही इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड कॉस्ट अवेलेबल है। और इसकी कितनी है 1 लाख रुपए। अगर मैं दोनों प्रोडक्ट की टोटल डायरेक्ट कॉस्ट की बात करूं तो कितनी लगी 3,40,000। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट की, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट मुझे पता है टोटल तो है 3,30,000, तो ओवरऑल कॉस्ट आ गई 6,70,000। लेकिन मुझे प्रोडक्ट ए के अंदर और प्रोडक्ट बी के अंदर डिवीजन करना है, तो मैं इसको किस ब्याज पे डिवाइड करूं, या फिर मैं कहूं कि इसको किस ब्याज पे प्रोडक्ट ए से और प्रोडक्ट बी से रिकवर करूं। तो इसके लिए सबसे पहला मेथड कौन सा है, ट्रेडिशनल मेथड, जो कि आप अपने इंटर के अंदर पढ़ के आए हैं। चैप्टर नंबर 4, फर्स्ट चैप्टर कॉस्ट शीट, देन मटेरियल, देन लेबर, और थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं ओवरहेड्स, जहां पे हमने पढ़ा इसके अंदर जब ट्रेडिशनल मेथड को आप फॉलो करते हैं तो इसके अंदर हम लोग सिंगल रिकवरी मेथड का यूज करते हैं, और ये सिंगल रिकवरी मेथड या तो हो सकता है डायरेक्ट लेबर के बिहाफ पे, या फिर ये हो सकता है लेबर आर्ट्स के बिहाफ पे, या फिर ये हो सकता है मशीन आर्ट्स के बिहाफ पे, या फिर ये हो सकता है प्राइम कॉस्ट के बिहाफ पे।
अगर मुझे रिकवरी रेट निकालनी है तो रिकवरी रेट का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जितने भी टोटल ओवरहेड्स हैं उसके अंदर आप डिवाइड दे दीजिए बेस का। अगर बेस डायरेक्ट लेबर है तो टोटल डायरेक्ट लेबर का डिवाइड दे दूंगा। अगर बेस आवर्स है तो मैं लेबर आवर्स का डिवाइड दे दूंगा। अगर मशीन आवर्स है तो मैं टोटल मशीन आवर्स का डिवाइड दूंगा। और अगर बेस प्राइम कॉस्ट है तो मैं प्राइम कॉस्ट का क्या दे दूंगा, डिवाइड दे दूंगा। तो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया कि इसकी जो लेबर कॉस्ट है वो है 1,50,000। यहां पे लेबर ने वर्क किया है, एक यूनिट को बना, टोटल आवर्स लगे हैं 2000 और इसके अंदर टोटल आवर्स लगे हैं 500। राइट। अगर मैं मेरा बेस डायरेक्ट लेबर के अकॉर्डिंग लेकर के चलता हूं, किसके अकॉर्डिंग, डायरेक्ट लेबर के अकॉर्डिंग लेकर के चलता हूं, तो ओवरहेड रिकवरी रेट इक्वल्स टू टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय लेबर को जितना पेमेंट दिया मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल ओवरहेड्स आपके हैं 3,30,000। लेबर को टोटल कितने का पेमेंट किया गया, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी रिकवरी रेट कितने परसेंट हो गई, 220%। अब इधर मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन जब करूंगा तो 1 लाख का 220% निकालो, कितना होता है, 2,20,000। और 50,000 का 220% होता है 1,10,000। तो इसकी टोटल कॉस्ट आ गई 4,60,000, इसकी कॉस्ट आ गई 2,10,000। इसी अकॉर्डिंग ओवरहेड के अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते आए हैं। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन लेबर आवर्स के अकॉर्डिंग करूं, ओवरहेड रिकवरी रेट टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल आवर्स। टोटल ओवरहेड्स हैं 3,30,000 के और टोटल आवर्स हैं 2,500। कितना, 132 132 पर आवर। पर आवर की रिकवरी किसके के अकॉर्डिंग होगी, 132। तो यहां पर जो ये ओवरहेड की रिकवरी हुई, यहां पे कितने यूज हुए, 2000 आवर्स, 2000 मल्टीप्लाई बाय 132 या 2,64,000 और इसकी आई 66,000। यहां टोटल कॉस्ट हो गई 4,84,000 और यहां टोटल हो गई 1,66,000। यहां पे हमने कंप्यूटेशन किया ऑफ टोटल कॉस्ट, किसके बिहाफ पे, लेबर आर्ट्स के बिहाफ पे। अब एक समस्या खड़ी हो गई। समस्या क्या थी, पहले सुनना। आप लोगों ने रेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, आप लोगों ने रेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया, एडमिनिस्ट्रेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट किया, सेलिंग एक्सपेंसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या ये
डायरेक्ट लेबर से कोई भी डायरेक्टली लिंक रख रहे हैं क्या, या लेबर आवर्स से? भैया लेबर आवर्स कितने भी लगे, रेंट तो फिक्स है ना, तो रेंट का डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट लेबर के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए था क्या? भैया लेबर तो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैंने टेली कॉलर्स को बिठा रखा है, तो उन टेली कॉलर्स की जो कॉस्ट है उनके आर्स अलग होंगे और लेबर आर्स अलग होंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये पहले तो एकदम सही माना जाता था। क्यों? क्योंकि पहले एक ही तरीके के ओवरहेड लगते थे। अभी तो मैंने केवल 4 लिखे हैं, इसके अलावा अगर मैं ओवरहेड्स की बात करूं तो ऑफिस के अंदर ऑफिस स्टाफ की सैलरी है, डायरेक्टर की सैलरी है, ऑडिटर है। सेलिंग के अंदर जाओ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री ओवरहेड में जाता हूं तो मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस हैं, डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं। तो उनको केवल एक बेस के ब्याज पे चार्ज करना कहाँ का सही तरीका है? सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। तो इन चीजों को देखते हुए एक नया मेथड इवॉल्व किया गया जिसका नाम रखा गया ABC मेथड। इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और इसको लेके आने के पीछे का रीजन क्या था कि अब ओवरहेड कॉस्ट क्या हो चुकी है, बढ़ गई है। बढ़ गई है तो ओवरहेड को सिंगल बेस के ब्याज पे चार्ज मत करो, उसको किसके ब्याज पे चार्ज करो? उसकी एक्टिविटी, नाम ही क्या है इसका, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जैसे कि मुझे थोड़ी डिटेल और इस क्वेश्चन से रिलेटेड बताई गई। सबसे पहली डिटेल मुझे बताई गई कि हम लोगों ने एरिया जो ले रखा है वो एरिया टोटल है 15,000 स्क्वायर फीट, जिसके अंदर प्रोडक्ट ए का और बी का एरिया देखा जाए तो इसने यूज कर रखा है 7,500 स्क्वायर फीट और इसने भी रिकवर कर रखा है 7,500 स्क्वायर फीट, राइट। उसके बाद बताया गया कि नंबर ऑफ टेलीकॉलर्स इसके हैं 2,000, नंबर ऑफ टेलीकॉलर्स इसके हैं 2,000 और इसके हैं 4,500। इसके लिए मैंने टेलीकॉलर बिठा रखे हैं 2,000, इसके लिए मैंने टेलीकॉलर किसको बिठा रखे हैं 4,500। ठीक है। अब मैं ओवरहेड का जो डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, इसके अंदर सबसे पहले मैं निकालूंगा कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट जब निकाली जाती है तो उसको निकाला जाता है कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट का ड्राइवर क्या है। कॉस्ट के ड्राइवर का मतलब है कि उस कॉस्ट को किस ब्याज पे वसूला जाएगा। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या है, उस कॉस्ट को किस ब्याज पे वसूला जाएगा। जैसे कि आप लोग यहां देख सकते हैं कि हमारी सबसे पहली कॉस्ट क्या है, रेंट। रेंट के अंदर हम लोगों ने टोटल पेमेंट किया है 50,000 रुपए का। और मेरा टोटल एरिया कितना है 1,500 स्क्वायर फीट। तो पर स्क्वायर फीट का रेंट कितना आया 3.33। मैं बात करूं, मुझे अब दे रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस,
जो कि है 130 के। अब इसकी एक्टिविटी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अधिकतर होते हैं फैक्ट्री के अंदर। किसके अंदर होते हैं? फैक्ट्री के अंदर। 1 लाख है। तो इस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर मुझे इंफॉर्मेशन दी गई कि ये सबसे ज्यादा लेबर के जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं उससे रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? लेबर से रिलेट करते हैं। तो जैसे ही मुझे पता लगा लेबर से रिलेट करते हैं, तो मैंने लिए लेबर आवर्स 2500। तो इसकी रिकवरी मैंने कर दी। इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या लिया मैंने? डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो 40 रुपी पर आवर, और ये था पर स्क्वायर फीट। इसके बाद मुझे दे रखे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल खर्चा दे रखा है 1,30,000 का। अब मैंने आपको पहले ही बताया इसके अंदर मैंने टेलीकॉलर्स बिठा रखे हैं। तो टेलीकॉलर्स टोटल कितने हैं? 6500। तो पर टेलीकॉलर की रेट क्या हो गई? 20 रुपी पर कॉलर। एंड लास्ट में मुझे दे रखे हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल दे रखे हैं 50,000 के। अब ये सेलिंग एक्सपेंसेस किसके ऊपर होते हैं? जितने गुड्स सेल करूंगा उसके ऊपर। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने कितने सेल किए? इसके सेल किए 20,000, इसके सेल किए 12,000। तो सेलिंग एक्सपेंसेस की मैंने एक्टिविटी ले ली, नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड 1.525 पर यूनिट। यहां आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो ओवरहेड है उन ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन किसके बिहाफ पे किया? उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। रेंट को लिया स्पेस के अकॉर्डिंग। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर सबसे ज्यादा पार्ट था लेबर का, तो इसलिए मैंने यूज किया डायरेक्ट लेबर आवर्स का। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर टेलीकॉलर्स बहुत सारे थे, तो मैंने लिए नंबर ऑफ टेलीकॉलर्स। और सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए मैंने लिए नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो मेरे पास कॉस्ट ड्राइवर रेट आ चुकी है। अब जैसे ही मेरे पास कॉस्ट ड्राइवर की रेट आई, तो मैंने इस कॉस्ट ड्राइवर का यूज करके कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। हमारे पास दो प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट है ए, दूसरा प्रोडक्ट है बी। हम लोग बात कर रहे हैं इसकी टोटल कॉस्ट के बारे में। सबसे पहले हमारे पास था रेंट। रेंट के अंदर इसका स्पेस कितना है? 7500 स्क्वायर फीट। और पर स्क्वायर फीट का चार्ज कितना है? 3.33। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3.3 से, तो कितना आया? 25,000। सेम 7500 मल्टीप्लाई बाय 3.33, ये भी आया 25,000। देयर आफ्टर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके अंदर लेबर आवर्स ने वर्क किया 2000 आवर्स। पर आवर के कितने रुपए हैं? 40 रुपी। तो यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट कितना हो गया? 80,000। और यहां की बात करूं 500 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 40, तो टोटल हो गया 20,000। देयर आफ्टर अगर हम लोग बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने लिया टेलीकॉलर के अकॉर्डिंग। इसके टेलीकॉलर्स थे 2000 मल्टीप्लाई बाय पर टेलीकॉलर की चार्ज कितना था? 20 रुपए का। तो टोटल आया 40,000। यहां पे टेलीकॉलर थे 4500 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये आया, गलती कर दी ना, ये 20 है ना,
₹20 पर टेलीकॉलर, तो कितना आया 90,000 रुपी। इसके बाद फोर्थ मैंने लिया सेलिंग एक्सपेंसेस पर आर्टिकल के, आपने मुझे बताए 1.5625, इसने आर्टिकल सोल्ड किए 20,000, 31,250, इसने आर्टिकल सेल किए थे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5625, इसका टोटल आया 18,750। टोटल ओवरहेड कॉस्ट टोटल करिए, $176,250 टोटल। बात आई समझ में? अब एक कंपैरिजन बताता हूं, सामने देखो। जब मैंने सिंगल मेथड का यूज लिया तो इधर ओवरहेड कॉस्ट कितनी आई 264 और यहां कितनी आई केवल 66। इससे पहले जब डायरेक्ट लेबर को यूज किया था तो आई थी 220 और 1,10,000, 220% निकाला था। क्या ये रियलिटी में इसी की कॉस्ट थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर किसी की एक्टिविटी क्या थी, अलग अलग थी। तो जब मैंने कॉस्ट को एक्टिविटी से के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसकी ओवरहेड कॉस्ट केवल कितने की आई है 176,250 और वहां कितनी आ रही है 264। ये कॉस्ट केवल कितनी आ रखी है कि 66, यहां कितनी आ रही है 1,153,750। अगर इस ओवरहेड कॉस्ट में मैं डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर दूं जो कि क्वेश्चन की दे रखी है 240 एंड 1 लाख, तो मेरे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट कितना 416,250, 253,750। नंबर ऑफ यूनिट मैंने इसके सेल किए 20,000 और इसके सोल किए 12,000, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना 82 और इसकी बताओ पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है 20.82, यहां आ रही है 21.84। अगर इधर की भी पर यूनिट कॉस्ट अपन निकालते हैं ये आएगा 5,04,000, तो निकालो पर यूनिट कॉस्ट। इसके अंदर 20,000 का डिवाइड दूंगा तो आएगा अप्रोक्सीमेट 25.2 और इसके अंदर 12,000 का डिवाइड दोगे मतलब ट्रेडिशनल कॉस्ट मेथड अगर मैं फॉलो करता तो ट्रेडिशनल कॉस्ट के अंदर इसका जो प्राइस है उस रियल से क्या आ जाता ज्यादा आ जाता और इसका रियल से क्या रहता कम रहता। ये सबसे बड़ी कमी है कौन से मेथड की ट्रेडिशनल मेथड की। और ये कमी क्यों है क्योंकि पहले ओवरहेड के लिए एक सिंगल बेस यूज कर रहे थे, कमी कोई उसमें नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बदले वैसे वैसे ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा लगी। आज के टाइम पे प्रोडक्शन की जितनी कॉस्ट नहीं आती है ना उससे ज्यादा उसको सेल करने की और उसके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट ज्यादा आती है। तो जितने भी कॉस्ट कैलकुलेटर्स कैलकुलेशंस के एक्सपर्ट्स थे उन्हें फील हुआ कि भैया ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना इस डिस्ट्रीब्यूशन से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आने वाली जो पर यूनिट कॉस्ट है उसका कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग एक नया मेथड इवॉल्व करते हैं जहां पे ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग करेंगे ताकि हम लोगों के पास हर प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस सही आ सके
ताकि उसके अंदर मैं अपना मार्जिन ऐड करके प्रॉपर वे में प्रोडक्ट को क्या करूं, सेल कर सकूं। यहीं पे देखिए 20.82, मैं इसके अंदर मेरा 7 रुपए का प्रॉफिट ऐड करूं तो प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेट कितने रुपए में सेल होगा, 28, राउंड फिगर करें तो 28 रुपए में प्रोडक्ट सेल होगा। इसके अंदर में मेरा 7 रुपए का प्रॉफिट ऐड करता हूं तो कितने रुपए हो गए, 32। सेम प्रोडक्ट, ऐसा ही एक प्रोडक्ट मेरे कॉम्पिटिटर ने मार्केट में उतार रखा है, वो 28 में बेच रहा है, मैंने मेरा सेल प्राइस कितने का रख रखा है, 32 का। अगर ये मेथड फॉलो किया तो मेरा सेल होगा क्या, नहीं होगा ना। इसलिए एक्टिविटी बेस्ड मेथड के बारे में बात हुई ताकि कॉस्ट का कैलकुलेशन प्रॉपर वे में हो सके और आके प्रॉफिट को क्या किया जा सके, मैक्सिमाइज किया जा सके। बात क्लियर। आखिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमें पढ़ना क्या है, इसके अंदर मुझे 2 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर के बाद मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। राइट, पहले ये एग्जांपल नोट कीजिए, उसके बाद इसकी थ्योरी, इसके जो स्टेप्स हैं मैं पूरे रंग से लिखवाऊंगा। पहले एक बार स्टार्टिंग के अंदर आपको पूरा एग्जांपल नोट करना है। यहां से चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेक इट अ फास्ट रिप्लाई। चैप्टर का कंसेप्ट सभी को क्लियर है। चलो नेक्स्ट पेज पे, यहां से नोट करेंगे।
Completed? Done? ओके क्लास, आज की सभा को मैं यहीं पे रखूंगा। कल बात करेंगे इस चैप्टर के स्टार्टिंग थ्योरी कंटेंट की, देयर आफ्टर हम लोग आ जाएंगे डायरेक्टली हमारे बुक के प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। इस चैप्टर में हमें पढ़ना केवल इतना ही है, बट अलग अलग एक्टिविटी किसके लिए क्या, मैं रिकवरी रेट किस ब्याज पे कैलकुलेट करूंगा, उसके काफी सारे हमें कैलकुलेशन करने हैं। ओके, धन्यवाद।